कहानी की शुरुआत होती है सोफिया नाम की एक शार्क रिसर्चर को दिखाते हुए, जो कि अपनी टीम के साथ पैसिफिक ओशन में लिलिथ नाम की एक शार्क को ट्रैक कर रही थी। सोफिया और उसकी टीम कुछ महीने पहले से ही लिलिथ को ट्रैक कर रहे थे और इस वक्त ये इसी सोच में होते हैं कि कब लिलिथ वापस इनके रेडार में आएगी और ये उसका सैंपल लेकर उसके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे। खैर, तभी इन्हें ऐसे सिग्नल्स मिलने लगते हैं कि वो शार्क इनके एरिया में आ रही है। सोफिया के हस्बैंड के साथ में टीम के और 3 मेंबर इसी ओशन के अंदर जंप लगा देते हैं क्योंकि लिलिथ इनकी बहुत आसपास थी। इसी वक्त इन्हें एक ब्लू व्हेल का छोटा सा बेबी दिखाई देता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आखिर इसे किसी ने मारा हुआ था। इसकी शरीर का आधा हिस्सा गायब था। इन्हें पहले तो चेक करना था कि आखिर इसे किसने मारा होगा, लेकिन तभी इन्हें लिलिथ का भी सैंपल लेना था। इतनी ही देर में इनके आसपास कई सारी शार्क्स आ जाती है। इन्हें डर तब लगने लगता है जब इन्हें याद आता है कि लास्ट टाइम जब लिलिथ इनके सामने आई थी तो वो साइज के अंदर बहुत ही छोटी सी थी, यानी कि एक बिल्कुल नॉर्मल बच्ची जैसी, और आज वो एक बड़ी सी शार्क के अंदर बदल गई है। 2 महीने के अंदर आखिर वो इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती सोफिया का हस्बैंड कर देते हैं। अपनी मौत को सामने देखने के बावजूद भी उसे सैंपल लेने की पड़ी हुई थी, इसलिए वो शार्क की बॉडी से सैंपल लेने के चक्कर में लिलिथ को स्टैब कर देते हैं। और बस फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। लिलिथ कंट्रोल से बाहर होकर टीम के 4 लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें बुरी तरह काट कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। सोफिया भी ओशन में कूद जाती है इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई जिंदा बचा होगा, लेकिन वहाँ पर तो बस टीम के लोगों के कटे पटे जिस्म के टुकड़े थे जिन्हें बुरी तरह लिलिथ ने मार दिया था। हर तरफ खूनी खून फैला हुआ था। और अब तभी लिलिथ सोफिया के सामने भी आ जाती है, जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी। वो अब सोफिया पर भी हमला करके घसीट कर उसे अपने साथ ओशन में ले जाने लगती है, पर किसी तरह सोफिया अपनी जान बचा लेती है। और यहाँ से सीन चेंज होकर आता है सीधा 3 साल के बाद, जहाँ सोफिया ने अब शार्क्स पर रिसर्च करना बंद कर दी थी और अब वो एक एक्वेरियम गाइड का काम किया करती थी, जहाँ आने वाले बच्चों को वो मछलियों और उनके बारे में बताया करती थी, जो जिस बच्चे काफी इंजॉय भी करती थी। अब यहीं पर हम एक लड़की मीका को देखते हैं, जो एक मरीन एक्टिविस्ट थी, समंदर के बारे में रिसर्च और जानकारी रखने और देने वाली। वो एक कंपनी को चला रही थी जिसका नाम सेवियर्स ऑफ सी था, जिनका काम ही मरीन लाइफ को बचाना था, यानी समंदर में रहने वाले हर क्रिएचर की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी थी। अब मीका सोफिया से जाकर मिलती है, जिसे वो अपने हेडक्वार्टर ले आती है और उसे दिखाती है कि लिलिथ शार्क, जिस पर सोफिया कुछ साल पहले रिसर्च कर रही थी, वो कुछ ही टाइम में पेरिस के एक रिवर में आ रही है, यानी कि इनके शहर के रिवर में, और बस पेरिस के रिवर में एंटर होने ही वाली। इसीलिए मीका यहाँ चाहती है कि सोफिया लिलिथ को एग्जामिन करने में उनकी मदद करे, जिस पर सोफिया कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर शार्क्स मौसम की बदलने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, और हाँ, पैसिफिक ओशन से रिवर में आना थोड़ा मुश्किल है। लिमिट तो क्या, कोई भी शार्क रिवर के ताज़ा पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए वो यहाँ आने से पहले ही वापस लौट जाएगी। अब इस वजह के साथ साथ सोफिया का सदमे से बड़ा माजी भी था, जो उसे शार्क्स पर एग्जामिन करने और उसे ट्राई करने से रोक रहा था। इसीलिए कुछ इस तरह की वजहें देकर सोफिया वहाँ से चली जाती है। अब हम 2 लड़कों को उसी सन रिवर के पास खड़ा देखते हैं, जिन्हें रिवर से 2 छोटे छोटे मिसाइल्स मिलते। तभी यहाँ पर पुलिस आकर सभी मिसाइल्स को इकट्ठा कर लेती है और सबको बताती है कि दूसरी जंग के बाद से इस रिवर में छोटे छोटे मिसाइल्स और उनके शेल्स मिलते रहते हैं, इसीलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अब आगे रात में मीका और उसके फ्रेंड को सैन रिवर में हुए एक कार एक्सीडेंट को एग्जामिन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर असल में वो एग्जामिन करना चाहते थे कि लिलिथ क्या सैन रिवर तक आ चुकी है। जिसके बाद मीका की फ्रेंड रिवर में डाइव करती है और वहाँ पर उसे शार्क के बड़े बड़े दांतों के निशान दिखते हैं। खैर, तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे किसी केस को एग्जामिन करना इलीगल था, और मीका को पकड़ लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड वहाँ से बचकर निकल जाती है। खैर, इसके बाद हम सोफिया को देखते हैं, जो कि अब तक लिलिथ को ट्रैक कर पा रही थी, और उसे पता चलता है कि लिलिथ सैन रिवर में आ चुकी है। अब अगली सुबह ऑफिसर्स उस आदमी की बॉडी रिवर से निकालते हैं जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था, और सभी बॉडी की हालत देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि यहाँ पर भी आधी बॉडी गायब थी, जिसको देखकर ये समझ आ रहा था कि किसी बहुत ही बड़े जानवर ने इसकी बॉडी को खाया है। अब उस वक्त ऑफिसर्स के साथ सोफिया और मीका भी होती हैं, और सोफिया क्लियरली ऑफिसर्स को बता देती है कि ये काम शार्क का है, और अगर उन्हें आगे ऐसी मौतें नहीं देखनी है तो उस शार्क को रोकना पड़ेगा। लेकिन ये बात मीका को कुछ इस तरह सुनाई देती है कि अगर हमें आगे ऐसी मौतें नहीं देखनी है तो हमें उस शार्क को मारना होगा। अब उसको ये लगता है कि ऑफिसर्स असल में सोफिया के साथ मिलकर उस शार्क को मार देंगे, इसलिए वो शार्क को बचाने की प्लानिंग में लग जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो मरीन सेवियर थी, यानी कि उस लाइफ को बचाती थी। यहाँ पर सोच कर देखो कि एक शार्क लोगों को मार रही है, लेकिन उसे शार्क को बचाना है,
और मुझे लगता है कि इसकी मौत तो सबसे पहले होनी चाहिए। खैर अब उसी रात ऑफिसर एडियल अपनी टीम के साथ सोफिया को लेकर सैंड रिवर में आता है, जहां पर वो डाइव करके लिलिथ चार को पकड़ने के बारे में सोच रहे थे, जिसमें सोफिया उन्हें लिलिथ को ट्रैक करने में हेल्प करती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है और सब लिलिथ को देखने ही वाले थे कि तभी मीका अपनी फ्रेंड की हेल्प से सोफिया के ट्रैकर के सिग्नल को जैम कर देती है, जिससे कि वो लिलिथ को ट्रैक नहीं कर पाते। और इससे होता यह है कि डाइव किए हुए ऑफिसर्स की जान पर बहुत बड़ा खतरा आ गया था। हालांकि लिलिथ का उस रात पेट भरा होता है और वो दूसरे रूट से चली जाती है, जिससे कि डाइव किए हुए ऑफिसर्स बच जाते हैं। अब ये काफी सीरियस कंडीशन थी, जहां पर पेरिस के नीचे एक मॉन्स्टर शार्क घूम रही थी। इसलिए ऑफिसर्स ये बात मेयर के पास लेकर जाते हैं, जहां पर मेयर उनको कहती है कि किसी भी तरह उस शार्क को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी ही सैंड रिवर में एक स्विमिंग इवेंट होने वाला है और वो किसी भी तरह उस इवेंट को कैंसिल करना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब इसके बाद ऑफिसर्स लिलिथ को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं और उसी दौरान मीका को दिखाया जाता है, जो कि एक वीडियो बनाकर उसे सीक्रेटली काफी सारे मरीन एक्टिविस्ट में फैला देती है, जिसमें वो लिलिथ शार्क के बारे में बताते हुए कहती है कि गवर्नमेंट ऐसी शार्क्स को मारना चाहती है और हमें इसके खिलाफ आगे आना पड़ेगा और हमें इनकी जान बचानी होगी, चाहे ये शार्क्स हम लोगों को क्यों न खा जाएं। और इसलिए वो कहती है कि आज रात हमें पेरिस के कैटाकॉम्स के अंदर आना पड़ेगा। अब मीका का ये प्लान पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी फ्रेंड पुलिस ऑफिसर्स के पास चली जाती है और उन्हें इस सीक्रेट प्लान के बारे में बता देती है, जहां पर उनको पता चलता है कि शार्क इस वक्त पेरिस कैटाकॉम के अंदर ही है। पेरिस का कैटाकॉम पेरिस के अंदर फैला हुआ अंडरग्राउंड टनल है, जो कि तब बनाया गया था जब पेरिस सिटी बन रही थी और ये पूरे पेरिस में फैला हुआ था। अब आगे उसी रात मीका सभी एक्टिविस्ट को लेकर उसी कैटाकॉम के अंदर लोकेशन पर पहुंच जाती है। ऑफिसर्स भी आ गए थे और वो सोफिया को अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि इन लोगों को पता था कि मीका कुछ तो करने वाली है। टनल से कोई पैदल नहीं जा सकता, बल्कि इन सबको तैर के ही जाना होगा। अब यहाँ पे सब आपस के अंदर झगड़ा करने लगते हैं। पुलिस वाले इन सबको यहाँ से निकालना चाहते थे, लेकिन मीका सबको साबित करना चाहती थी कि शार्क बहुत ही अच्छी होती है, इनके अंदर जंप लगा जाती है। इसी वक्त यहाँ पे एक शार्क आती है पानी के अंदर। मीका अपने हाथों से खेलने लगती है और बताने लगती है कि ये शार्क हमें कुछ भी नहीं करेगी। ये शार्क लिलिथ नहीं थी, क्योंकि लिलिथ तो किसी जगह के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि माँ पाती, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बड़ी थी। लेकिन यहाँ पे ये दूसरी शार्क कहाँ से आई, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। देखते ही देखते एक शार्क की बजाय वहाँ पे उसका पूरा खानदान आ चुका था। काफी सारी शार्क मीका के बिल्कुल आसपास थी। अब वो मीका के इस तरीके की चिथड़े करती है कि यहाँ के सारे लोगों के बीच में हद से ज्यादा भगदड़ मच जाती है। सारे लोग भगदड़ के चक्कर में गिरने लग जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बाकी जितनी शार्क आई थी उन सबका खाना पीना तो हो चुका था। एक के ऊपर एक लोग कूदते जा रहे थे, खुद की जान बचाने के चक्कर में बाकियों को गिरा रहे थे। कोई किसी को सेव नहीं कर रहा था और हालात हद से ज्यादा बाहर निकल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को बचाया जाए, कुछ चीजों को मारना गाइस सच में जरूरी होता है। अब यहाँ पे बाकी सारे ऑफिसर सिचुएशन को संभालते हैं, काफी सारे लोगों की जान बचा के उन्हें रेस्क्यू करके बाहर भेजते हैं। इस सारी फाइट के अंदर एक शार्क को मार दिया गया था और इसी शार्क को बाहर निकाल लिया जाता है, जहाँ पे सोफिया उसका एग्जामिन करने लगती है। और अब यहाँ पे पूरी कहानी रिवील होने लगती है कि ये शार्क एक फीमेल है, इसके अंदर काफी सारे अंडे हैं और ये शार्क मात्र 2 महीने की है। तो सबसे बड़ी बात कि ये शार्क अपने आप से प्रेग्नेंट हो सकती है, इसे किसी भी मेल शार्क की जरूरत नहीं है। और ये बचपन के अंदर ही, यानी कि खुद 2 महीने की है तो भी कई सारे शार्क को प्रोड्यूस कर सकती है। या आराम से छोटे छोटे शार्क बच्चों को अपने पेट के अंदर रख रही थी। इससे बस शार्क की पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी शार्क अगर और शार्क को जन्म दे रही है तो सोचो कितनी जल्दी ये लोग अपनी तादाद बढ़ा लेंगी। उसके सैंपल से ये भी पता चल गया था कि वो लिलिथ की ही बेटी है। और इसी के साथ में जैसे कि शार्क एक नॉर्मल सी खारे पानी के अंदर रहती है, मीठे पानी में वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, लेकिन इन शार्क्स ने इसके ऊपर भी जीत हासिल कर ली थी। अब ये मीठे पानी के अंदर भी बहुत आराम से रह रही थी। इसका मतलब है कि ये अगर पेरिस के अंदर पहुंच गई तो बाकी शहरों में भी जा सकती है। इन्हें पता चल गया था कि यहाँ पे जितनी भी शार्क्स थी वो सब एक दूसरे के बच्चों के साथ में इसी कैटाकॉम यानी कि पेरिस के नीचे वाले टनल के अंदर ही रह रही हैं। फिर अगर कैसा हो कि अगर वहीं पे ब्लास्ट कर दिए जाए बड़े बड़े और उन शार्क्स को वहीं पे मार दिया जाए तो ये कभी भी शहर के बीच में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे फिर से अगले दिन खूनी खेल की स्टार्टिंग होती है। काफी सारे स्विमर्स यहाँ पे पहुंच गए थे। रिवर के अंदर इतने सारे लोगों के स्विम करने के चक्कर में यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। अगर ये बात पहले ही बाहर निकल जाती कि रिवर के अंदर एक शार्क है तो ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन अगर इतने लोगों की जान चली जाए तो उससे ज्यादा अच्छा होता कि ये इवेंट ही कैंसिल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इवेंट तो होके ही रहता है। इन सब की जिम्मेदार तो गाइस मेयर को ही बताना चाहिए था, क्योंकि मेयर को पता उनके बावजूद भी वो इस इवेंट कैंसिल नहीं करती है। वो बस यही करती है कि सिक्योरिटी बढ़ा देती है कि जितने भी हो सके ऑफिसर्स को लगा दो और जहाँ तक स्विमर्स जाने वाले हैं उससे पहले ही एक नेट लगा के उन सबको रोक दो, यानी कि शार्क्स को रोक दो। प्लानिंग तो यही थी कि एक बड़े से नेट को लगा दिया जाएगा और सारे शार्क्स को रोक दिया जाएगा। बाय चांस अगर इस तरफ आती भी है कोई शार्क तो। अब यहाँ पे सोफिया और
उसके साथ में कुछ ऑफिसर्स कैटाकॉम के अंदर थे और वो बड़े बड़े से अपनी ब्लास्ट लगा ही रहे थे ताकि वो यहाँ के सारे शार्क्स को यहीं पे खत्म कर दे कि सीनियर ऑफिसर सोफिया और अपने साथियों के साथ कैटाकॉम में आ गया था क्योंकि वो वहाँ की मेन जगहों पर धमाके करने वाले थे। सब अपनी अपनी जगह पर पहुँच गयी। सीनियर ऑफिसर और सोफिया एक साथ थे। वहाँ अंधेरा था। जैसे सीनियर ऑफिसर ने फ्लैश लाइट ऑन की, हम बहुत ही डरावना सीन देखते हैं। ऑफिसर के चारों तरफ हजारों की तादाद में छोटे छोटे शार्क्स के बच्चे घूम रहे थे जिससे वो काफी घबरा जाते हैं क्योंकि हालांकि ये बच्चे थे लेकिन इतने ताकतवर थे कि किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते थे क्योंकि छोटे होने के बावजूद इनका साइज काफी बड़ा था। सभी बॉम्ब्स को अपनी अपनी जगह पर फिक्स कर दिया गया था लेकिन बॉम्ब के फटने से पहले एक शार्क सीनियर ऑफिसर पर हमला कर देती पर वो किसी तरह बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते जिससे हालांकि वो खुद तो काफी जख्मी हो गया था लेकिन शार्क के कुछ बच्चे मर जाते हैं और सीनियर ऑफिसर को ऊपर खींच दिया जाता है। अब जब सोफिया वापस नीचे रिवर में जाती है तो उसके सामने से लिलिथ गुजर रही थी जो अपने बच्चों की लाशों के टुकड़े देखकर काफी दुखी हो गई थी और गुस्से में भरी हुई थी और वो सोफिया को तो देख नहीं पाती लेकिन गुस्से से भरी हुई उस जाल को तोड़ देती है और उस जगह आ जाती है जहाँ स्विमिंग रेस शुरू हो गई थी। अब लिलिथ यहाँ आकर एक आदमी की एक ही झटके में 2 टुकड़े कर देती है जिससे हर तरफ अफरा तफरी मचाती है और तभी यहाँ बहुत सारे शार्क्स पे आ जाती हैं जो जाहिर है लिलिथ के कहने पर ही आए थे। ये शार्क्स कैटाकॉम में नहीं रह रहे थे इसलिए धमाके से नहीं मरी और उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ये शार्क्स रिवर में तैर रहे लोगों पर बुरी तरह हमला कर देते हैं। एक ही पल में रिवर खून से नार हो गया। हर तरफ उनकी नाशों के टुकड़े टुकड़े बिखर गए थे। इसी के साथ यहाँ सबसे बड़ी गलती ये हुई कि ऑफिसर ने शार्क को स्नाइपर से शूट कर दिया जिसके कुछ निशाने पानी में पड़े मिसाइल्स पर लग जाते जो दूसरी जंग से वहाँ पड़े हुए थे लेकिन डिफ्यूज नहीं थी, पूरी तरह एक्टिव थी। जिससे होता ही है कि एक मिसाइल के फटने से ढेरों मिसाइल्स फटने लगते हैं। ऐसा होते ही बड़े बड़े धमाकों के साथ वहाँ सुनामी जैसा सीन बन जाता है। रिवर का पानी हर तरफ फैल जाता है जो मेयर के साथ साथ पेरिस के बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ ले डूबता है। बहुत बड़ी तबाही मच जाती है। सिर्फ सोफिया और सीनियर ऑफिसर ही बचते हैं जो अपनी चारों तरफ तबाही को देख रही थी। आस पास लाशें और ढेरों शार्क्स घूम रही थी और बताया जा रहा था कि ये शार्क्स सुनामी की वजह से आस पास के एरिया में भी जा रहे हैं जिस वजह से वो पूरे कंट्री में ही फैल चुकी है। और सबसे खतरनाक बात वो अब यहाँ से पूरी दुनिया में ही फैल जाएंगे।